फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 5 है। यहाँ पे पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये एनसीईआरटी है। आपके पास अगर बुक है तो बुक को भी अपने सामने रखिए और इसको भी देखिए। बुक में भी मिलान के चाहे तो आप बुक को भी अपना जो बुक आपके पास है तो उसको रख सकते हैं। जहां जहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है ये आप लोग का हूबहू एनसीईआरटी की ही लाइन बाय लाइन है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप पहला चैप्टर या कोई भी चैप्टर पढ़ने बैठेंगे तो आपको 1 घंटा लग जाएगा या 2 घंटा लग जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से पढ़े, कहाँ कहाँ केवल मेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस पॉइंट को पढ़ना है, तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास बुक है तो बुक पे भी जहां जहां से ये आप मिलान करके उसको नोट कर सकते हैं, या इसकी जो पीडीएफ होगी जेल एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगी। वहां से आप डाउनलोड करके इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। पहले एक बार मेरे साथ आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो पॉइंट है उसको अगर समझ लेते हैं तो एक बार बस रिवीजन कर देंगे तो आपका याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वन उन्मूलन और इसके कारण क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वन उन्मूलन का अर्थ होता है वनों को समाप्त करने, अन्य कार्य के लिए भूमि का प्रयोग करना। वन उन्मूलन यानी वन की कटाई करना। तो यहाँ पे इसको कार्बन डाइऑक्साइड, अगर यहाँ पे प्लांट का कार्य क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, ऑक्सीजन देता है, फोटोसिंथेसिस करता है। हम लोग भी पौधों पे ही आधारित हैं। लेकिन जब हम वन की कटाई ही करने लगेंगे फिर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगा वो भी उसको कोई अवशोषित करने वाला नहीं रहेगा। तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा। जिससे ग्लोबल यानी जो ग्लोबल वार्मिंग होगा तो यहाँ पे जो ग्लेशियर हैं वो पिघलेंगी। जब ग्लेशियर पिघलेंगी तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगेंगे। तो वही कहा गया कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और ऑक्सीजन का स्तर घटता है। इससे भौम जल के स्तर में कमी आती है। वनों को अवशेष मिट्टी के मिलने वाले ह्यूमस में कमी आती है। ह्यूमस यानी ह्यूमस आप देखे होंगे, यहाँ पे ह्यूमस और यहाँ उर्वरक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ह्यूमस में पानी को अवशोषण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसकी कमी के परिणाम स्वरूप लंबे समय बाद भूमि का मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है। जो भूमि होगी मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगी, वहां पे कोई फसलें अच्छी नहीं होगी। तो वही यहाँ पे आगे देखिए, इसमें यहाँ पे वन्य प्राणियों का संरक्षण कैसे हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए, वन्य प्राणी जानवर और पौधे। तो वन्य प्राणियों में जानवर भी आ जाएंगे और जो प्लांट है वो भी आ जाएंगे, कि जिसके अंतर्गत संरक्षित रखा जाता है उसे वन्य प्राणी संरक्षण कहते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात, फ्लोरा एंड फौना। ये याद कीजिएगा, फ्लोरा मीन्स वनस्पति होता है और फौना मीन्स प्राणी जगत होता है। तो फ्लोरा एंड फौना और उनके आवास के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछे तो वनस्पति जात और प्राणी जात नहीं करके पूछेगा, फ्लोरा एंड फौना से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आगे देखिए, यह सभी क्षेत्र जंतु एवं पौधे दोनों के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जंगली कुत्ता है। यहाँ से संरक्षण हेतु क्षेत्र दिए गए हैं। संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित है। मेरे जिले में यानी आपके जिले में कितने हैं, आपके प्रदेश में कितने हैं, आपके देश में कितने हैं, तो यहाँ पे आपको भरना है। आगे देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य यानी ये क्या सेंचुरी क्या होती, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। तो वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उसके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहता है। राष्ट्रीय उद्यान में आप देखते हैं वह क्षेत्र जहाँ वन्य जंतु स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान का मतलब ये जंगल में ही रहेंगे, इनका वास्तविक स्थान जहाँ है वहीं पे रहेंगे, वहीं पे इनको सुरक्षित प्रदान किया जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कहा गया 12 सिन्हा। ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या हुआ, क्षेत्र जहाँ पौधे एवं जंतुओं के साथ साथ उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र प्रदान होता है। आगे यहाँ पे किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को वनस्पति जात एवं जीव जंतु को प्राणी जात कहते हैं। जैविक यानी बायोटिक और एंटीबायोटिक। बायोटिक का मतलब जो जीव, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, जिसके अंदर जीव पाया जाता है वो बायोटिक होता है, और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उसको एंटीबायोटिक या ये बायोटिक घटक कहते हैं। तो ये दोनों बायोटिक और एबायोटिक मिलकर ही इकोसिस्टम परितंत्र का निर्माण करते हैं। आगे देखिए,
यहाँ पे देखिए जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध क्या है। ये आपके बुक में बॉक्स बना के दिया गया है। तो वनस्पति जात और प्राणी जात और उनका आवास के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वनस्पति जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षरोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकारी, पोचिंग, इन क्षेत्रों में निषेध होता है। तो यहाँ पे कोई शिकार करने जंतुओं का नहीं जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उसके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहता है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र निर्बंध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। आगे देखिए जैव मंडल क्या है? ये आपके बुक में बॉक्स बनाया गया होगा और उसी बॉक्स में ये बातें कही गई होगी। जैव मंडल क्या होता है? आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। तो जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। स्पीशीज सजीव की समिष्ट का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर जनन करने में सक्षम होता है। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्य के साथ ही अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जनन क्षमता यानी संतान उत्पन्न कर सकता है। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जीव जंतु जैसे कि काले हिरण, श्वेत आंखें वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली पंथक, घड़ियाला, कच्छ, मगरमच्छ, अजगर, यहाँ पे गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण्य में से सुरक्षित एवं संरक्षित है। भारतीय अभ्यारण्य में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बेसलैंड यहाँ पे संरक्षित रखा गया है। आगे देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास शरण भी स्थित है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों को प्रागैतिहासिक यहाँ पे कहा प्रागैतिहासिक प्रमाण है, जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। यहाँ पे देखिए कहा है चट्टानों के इन मानव आवासों के कुछ पेंटिंग कलाकृतियां भी मिलती है। पंचमुड़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टाने आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों के लड़ते हुए शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों के बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। यहाँ पे रेड डाटा पुस्तक क्या होती है यानी रेड डाटा बुक क्या होती है? तो इसमें जो संकटापनग्रस्त है तो उन जातियों का इसमें रखा गया है। तो वह पुस्तक जिसमें संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें पौधे और जंतु दोनों के भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि वह स्पीशीज जो विलुप्त होने के कगार पर है उसे कहेंगे तो संकटापन्न स्पीशीज कहते हैं। उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलना क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण है। प्रवासी पक्षी अपना प्रवास क्यों करते हैं? तो भोजन एवं आवास के लिए। आगे देखिए जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन दिया गया है उन क्वेश्चन को करने वाले हैं, क्योंकि अब हम लोग थ्योरी पढ़ लिए हैं। यहाँ पे जंगली भैंसा को संकटाग्रस्त प्राणी की सूची में रखा गया है। डायनासोर किस युग में थे? तो मेसोजोइक काल में थे। हाल ही में विलुप्त प्राणी डोडा है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं एक एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। अगर आप इन क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के वेबसाइट पर जाइए, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या इस पीडीएफ से ही रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है और आपको लास्ट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जंगली भैंसा का एक संकटापन्न स्पीशीज है क्योंकि तो इसकी संख्या घट रही है, ये विलुप्त हो रहा है, यह केवल एक विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता है, इसे चोरी छिपे मारने में पर सख्त से रोक लगा दी गई है। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, संख्या इनकी घट रही है, जो इनका पॉपुलेशन है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डैमेज यानी घट रहा है। आगे देखिए इसमें अगला है मरुस्थलीकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हो सकता है? तो यहाँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज में अकर ड्यू टू डिस्ट्रिफिकेशन, यानी इसमें कौन सी कमी आ रही है मरुस्थलीकरण के द्वारा? तो पहला ऑप्शन दिया गया है आप लोग के पास, वातावरण के तापमान में कमी हो रही है यानी डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। मृदा का जल धारण क्षमता में वृद्धि हो रही, इंक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अधिक बाढ़ आने की संभावना है तो इंक्रीज चेंज ऑफ
उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदल जाना। तो हम कब कहते हैं कि भूमि मरुस्थल हो जा रही है? तो कन्वर्जेशन ऑफ फर्टिलाइज लैंड इनटू ए डिजार्ट। तो यानी ये जो मरुस्थल यानी जो भूमि है, उपजाऊ भूमि है, धीरे धीरे किस में बदल रही है? मरुस्थल में बदल रही है। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, जैव मंडल नीचे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे देखिए, यह एक संरक्षित क्षेत्र होता है जहां केवल स्थानिक प्रजातियां ही पाई जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो ये वह स्थान होता है जहां पे केवल स्थानीय प्रजातियां ही पाई जाती हैं। तो इट इज ए प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ओनली एंडेमिक स्पीशीज लाइव। तो ऐसा नहीं है, यह केवल पौधे और प्राणियों के संरक्षण के लिए ही होता है। तो ऐसा भी नहीं है। इट इज ए मेंट ओनली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। आगे देखिए, यह जैव विविधता है और क्षेत्र के सांस्कृतिक दोनों की ही संरक्षण के लिए होता है। तो इट इज मेंटेन टू कन्वर्जन बोथ द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। डी भी देख लीजिए क्या कहा गया है, इसकी सीमाओं के भीतर कोई अन्य संरक्षित क्षेत्र नहीं होते हैं। तो इनके जो सीमाओं के बीच होता है कोई अन्य संरक्षण क्षेत्र नहीं होते हैं। देयर आर नो अदर प्रोटेक्टेड एरियाज विद इन इट्स लिमिट्स। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। ये सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। आपके क्वेश्चन यहीं से बनते हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि आपने प्राकृतिक पर्यावास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे बताइए कौन सा स्थान है? द प्लेसमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचर हैबिट्स आर। तो प्राणी उद्यान है, पादप उद्यान है, यानी जूलॉजिकल गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग का वन्य जीव अभ्यारण्य है और राष्ट्रीय पार्क है। तो सही ऑप्शन तीसरा और चौथा हो जाएगा। आगे देखिए, स्थानिक प्रजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंडेमिक स्पीशीज। ये एकमात्र रूप से एक विशिष्टकृत कार्यवास में पाई जाती है। दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए स्पेसिफिक हैबिट्स। स्थानीय प्रजाति कभी भी संकटापन्न नहीं हो सकते। तो ऐसा तो नहीं है, ये केवल चिड़ियाघर और पादप उद्यान में पाई जाती हैं और ये अपने परिवार को नष्ट हो जाने का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ये। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता सही है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज करेक्ट फॉर ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यह प्राणियों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक संरक्षित क्षेत्र है। तो बिल्कुल सही है। तो इट इज एन आर्टिफिशियल क्रिएटेड प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर एनिमल्स। आगे देखिए, ये विलोपनमुखी या संकटापन्न वन्य प्राणियों के लिए एक संरक्षित क्षेत्र है। अगला देखिए, यह केवल पादप प्रजातियों के संरक्षण के लिए होता है। यह जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त मना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज। उनकी संख्या प्रबल रूप से घट गई है। आगे देखिए, ये निकट भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं। उसके बाद ये अन्य जानवरों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। इनकी प्राकृतिक प्रवास को रक्षित करना आवश्यकता होती है। किसी जंगल में काले हिरण, हाथी, अजगर और सुनहरी बिल्ली मिलकर किसका निरूपण करती है? तो ये फौना, एक होता है फ्लोरा, एक होता है फौना। तो फौना मीन्स जीव जंतु हो जाएंगे और फ्लोरा मीन्स पेड़ पौधे हो जाएंगे, इकोसिस्टम या स्पीसीज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा प्राणी जगत। आगे देखिए, रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? तो स्थानिक प्रजाति का, विलुप्त प्रजाति का, लुप्त प्राय पादप और लुप्त प्राय प्राणियों का। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए, प्रवासी पक्षी वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान सुदूर क्षेत्र तक उड़ती है। उस अवधि में उनके प्रवास में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उनके इस व्यवहार के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे देखिए, भोजन उपलब्ध नहीं होता है। उसके बाद वहाँ पे उग्र मौसमी परिस्थितियां आती हैं। तो ये दोनों सही है, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे देश में खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूभाग साफ कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, यहाँ पे मृदा अपरदन होने लगता है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं कहलाता है, तो वह वन्य प्राणी अभ्यारण्य। आगे देखिए, किस क्षेत्र में विशेष में पाई जाने वाली स्पेसीज कहलाती है, तो वह स्थानीय प्रजाति। प्रवासी पक्षी यानी राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य में से कोई नहीं, तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से परिवर्तन के कारण पलायन करती है, तो भोजन की खोज में और आवास की खोज में, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका सी। तो आइए, आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ थ्योरी, और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी। ऐसे ही क्लास पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगा। अगर ये सब आप पढ़ लेते हैं तो आप सीटेट में साइंस में अच्छे नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और अपनी पढ़ाई भी आप करते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि आपका डेट भी तो आ ही गया है एग्ज़ाम का। तो 1-1.5 महीने या 2 महीने लमसम आपके पास टाइम है, तो आप इसमें बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए।